मनीष बहुत गंदा आदमी है। डेली किसी न किसी यादव किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियाँ को, कभी यादव को, कभी किसी को। आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियाँ फू। ये रिंकिया के पापा साला कभी आसाराम के नाच पर नाचता है, कभी कहीं पर। ये रिंकिया के मम्मी साला ऐसे कर ले रहा था। हो सबसे बुरा हाल किसी का भारत में होगा ना। आसाराम तो बुढ़ारी में न जेल गए हैं, आराम रहीम अब न जेल जाएंगे, इसी उम्र में जेल जाएंगे। ये जो पैसा लेकर के आए है कथा करने, ये लोग गोबर है, गोबर नहीं, गोबर तो गोठा में भी काम नहीं, शुगर के मुंह है इसके लोग। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियाँ फू। मनीष बहुत गंदा आदमी है। का हो हिनका के पहचान तारा? सही पहचान लय भाई, इ पप्पू यादव बाड़न, उही पलटू राम। अब देखा हंसी ना लोगन, तो चला हिनका के पहले सुन ला तनिका, ओकरा बाद सुनाई भिनकर पूरा बात। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियाँ फू। ये रिंकिया के पापा साला कभी आसाराम के नाच पर नाचता है, कभी कहीं पर। ये रिंकिया के मम्मी साला ऐसे कर ले रहा था। हो मनबा ना रुके मरते, पहले इंडी टाइम्स के सब्सक्राइब करा, तब सुनाई भिनकर पूरा बात। तो हम है बबली और औरा देखा तानी इंडी टाइम्स। बेल आइकन वाके दबा दीन, ओकरा बाद हमार सब खबर सबसे पहले रौरा मोबाइल में नोटिफिकेशन बन कर दिख जाई। पाकिस्तान फू, चाइना फू, मियाँ फू। इनको कहिए सबको चमत्कार कर दे, इनको कहिए भारत के सारे भ्रष्टाचारी को एक दिन में फू कर दे। साउथ में क्यों नहीं जाते ये लोग? ये जो पैसा लेकर के आए हैं कथा करने, ये लोग गोबर है, गोबर नहीं, गोबर तो गोठा में भी काम नहीं, शुगर के मुंह है ये लोग। ये रिंकिया के पापा साला कभी आसाराम के नाच पर नाचता है, कभी कहीं पर। ये रिंकिया के मम्मी साला सांसद का भी सम्मान खो दिया साला इस देश में। ये नचनिया बजनिया, ये चखना अंगना, कंगना रंगना, चखना मंगना, ये सब नाश कर दिया भाई। शर्म होता है एमपी टेम्पी बनने में। साला ऐसे कर ले रहा था। हो ये तरीका है? डेली मंच पे नाच रहे हैं। कौन निरहुआ है, कौन ही रिंकिया की बीबी है, बेट क्या रिंकी क्या है पति। सबसे बुरा हाल किसी का भारत में होगा ना। आसाराम तो बुढ़ारी में न जेल गए हैं, आराम रहीम अब न जेल जाएंगे, इसी उम्र में जेल जाएंगे। नेताजी काहे आजकल ये सब बोलता रे, ई ते उही जानी है। वैसे रौरा तो समझ गई नी ना। वैसे सुननी है कि नेताजी के मुजफ्फरपुर में कुछ लोग मार दिए। पैर पकड़ते थक गए, लेकिन पीछे से सब जगह से मारना शुरू कर दिया। बतावा ये सब का हो रहल बा बिहार में? कहीं लोग नेताजी के कूटता रहे, तो कहीं नेताजी ऐसन वैसन बयान दे देकर लोगन के कपार फोड़ा तारन। बहुत ही गड़बड़ बा भाई। आपको पप्पू यादव की एक और मजेदार बात सुनाऊंगी, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब खबर को शुरू कर ही देते हैं, वरना खबर ही बुरा मान जाएगा। दोस्तों, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा ने महागठबंधन की जमीन खिसका दी है? क्या बाबा ने बिहार में आकर हिंदू वोट बैंक को लामबंद कर दिया है? क्या बाबा ने बढ़ा दिया है नीतीश और तेजस्वी का टेंशन? तो क्या बाबा बागेश्वर ने निकाल दी बीजेपी के जीत की पर्ची? आपको बागेश्वर बाबा की एक बात सुना देते हैं। जब बाबा पटना एयरपोर्ट पर आए, तब उन्होंने हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप खुद सुनिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू करते हैं साहब। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन बाबा के जाने के बाद भी ना बाबा के भक्तों का खुमार उतर रहा है और ना ही राजनीति की जानकारों का सियासी बुखार। और बुखार भी कितना, 104 डिग्री पार वाला बुखार।
विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या बागेश्वर वाले बाबा के आने के बाद बिहार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन गया है। हमने आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि क्यों और कैसे बाबा का प्रोग्राम गांधी मैदान से नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया था, ये जानते हुए कि बाबा के भक्त पूरे देश से आएंगे। और हमारी खबर एकदम सटीक निकली, क्योंकि सिर्फ हमने बताया था और विश्लेषण किया था कि जहां एक तरफ गांधी मैदान में 10 से 11 लाख लोग तकरीबन आ सकते हैं, वहीं नौबतपुर में 3 लाख लोग ही जमा हो सकते हैं। नतीजा वही था जो हमने दिखाया था। नौबतपुर में बाबा के पूरे देश से भक्त पहुंच गए, जिनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख थी। अब आप जरा सोचिए कि अगर नौबतपुर में जरा सी भी भगदड़ मचती तो हालात क्या होते, सोचकर भी डर लगता है। जी हाँ, इन 10 से 12 लाख लोगों के भगदड़ में न जाने क्या क्या होता जाता। तो क्या सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी? चलिए मान लेते हैं कि बाबा के कथा का आयोजक कोई और था, तो क्या इस बात पर सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, है जो दिव्य दरबार के लिए पंडाल चाहिए खाली, जो किसी को बुलाएंगे तो उसको एक पैसेज तो चाहिए ना। कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है, जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बाबा के दरबार में एक गांव की महिला बाबा के पास अपने पति की शराब छुड़वाने की अर्जी लेकर पहुंची थी। ये वही बिहार है जहां के सीएम नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी का डंका पीटते नहीं थकते, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शराबबंदी के मामले पर प्रशासन में कोई गंभीरता नहीं दिखती। बिहार में लगातार शराब बिक रही है, लोगों की मौत भी हो रही है। बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं देता है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से, और लगातार शराब बिक रहा है, और लोगों की मौत भी हो रही है जहरीली शराबों से। तो ये ड्रोन और इस तरह की जितने भी सर्विलेंस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी को लेकर। तो क्या सच में बिहार में बाहर है? अब ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। हम दूसरी खबर बताते हैं आपको, जो आपके लिए बेहद खास और जरूरी है। बिहार के जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिकता मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। बेहतर है पहले वही सुनवाई हो। 3 जुलाई को हाईकोर्ट का मामला सुनना है। ऐसे में अगर हाईकोर्ट मामला नहीं सुनता तो 14 जुलाई को हमें जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। इससे पहले 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर सवाल उठाते हुए अंतरिम रोक लगा दी। इसके अलावा हाईकोर्ट में ये सवाल भी उठा था कि बिहार में जातिगत सर्वे विधानसभा से पारित कानून के जरिए नहीं, प्रशासनिक आदेश से हो रहा है। अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ये कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने पास लंबित रखते हुए 14 जुलाई को अगली सुनवाई की बात कही है। अब इस पर हमारे सहयोगी ने पटना में कुछ मंत्रियों से बातचीत की है, जिसे आपको सुन लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको अपने सहयोगी के पास लेकर चलते हैं। जब बात हिंदू राष्ट्र की होती है, बागेश्वर बाबा तो हिंदू और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को छेड़ कर चले जाते हैं, तो वहीं अब उनके समर्थक ही आपस में भिड़ गए हैं। आप भी देखिए। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र के पास है। मुख्यमंत्री जी जानबूझ करके राज्य को हास्यास्पद बनाते हैं, पेचीदा में डालते हैं, बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी से ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा समझदार बिहार की जनता है। सरकार, सर्वदलीय बैठक, विधानमंडल का पारित प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के साथ ही साथ न्यायपालिका के फैसले का अवलोकन कर
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये निर्णय है कि कर्नाटका में गिनती हो सकती है, उड़ीसा में, तेलंगाना में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, केरला के अंदर इसकी शुरुआत हो सकती है, तो बिहार राजनीतिक रूप से कौन सा गुनाह किया है कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराएगी तो हम हर कीमत पर जाति गणना कराकर समाज के सारे तबके के विकास की पटकथा लिखेंगे। इसमें दिक्कत क्या, भाजपा इतनी बेचैन क्यों? अरे भाई, लोग जानना चाहता है ना ओबीसी कम्युनिटी कितना है, कौन कितना है, किसकी शैक्षणिक स्तर क्या है, किसकी आर्थिक स्तर क्या है। भाजपा इसमें बेचैन क्यों है? जनता को वर्गला करके, जनता को बिहार के झांसे में लेकर के सत्ता में बने रहना इनकी आदतन बन गई है। अब बिहार की जनता जान गई, उसी आड़ में एक जातीय गणना के कुचक्र चाल चल करके ये वर्ग संघर्ष कराना चाह रहे हैं बिहार में। मुख्यमंत्री जी अपने पक्ष को रख नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं हस्तक्षेप नहीं है जातीय गणना कराने में, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, जातीय आड़ में झोंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से जो बैठक में फैसला हुआ था उसमें तो सहमति देती है, लेकिन पिछले दरवाजे से अपने ही लोगों को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करती है। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी अनसुना करना चाहती है और जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। और हम तो बिहार में जातीय जनगणना करा भी नहीं रहे थे, हम जातीय गणना करा रहे थे, हम सर्वे करा रहे थे। नीतीश कुमार जातीय गणना नहीं कराना चाहते, वो केवल नाटक कर रहे हैं। अगर जातीय गणना कराने का उनका मनसा रहता तो कोर्ट में जा कर के केस भरते, ठीक से पैरवी करते तो केस हारते नहीं। वो इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जब बिहार में सभी लोग यूनाइट होकर के एक समृद्ध बिहार का जब संकल्प लेते हैं तो ये जातीय गणना की बात करने लगते हैं। ये सब जाति को टुकड़े टुकड़े में बांटने का ही खेल खेल रहे हैं। जेडीयू की मंशा साफ नहीं थी। अगर जेडीयू चाहती कि ओबीसी की जनगणना बिहार में होनी चाहिए तो उसने इतना लंबा क्यों खींचा? जेडीयू जनगणना कराने में कई महीने का काम नहीं था। जनगणना अगर सही तरीके से कराते तो वो 2 महीने में जनगणना पूरी हो जाती। वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। चुनावी स्टंट के जरिए यहाँ के वोटरों को लुभावने का प्रयास जेडीयू कर रही थी। अब जब सारे नेता और मंत्री कुछ न कुछ कह रही हैं, तो चिराग भैया भी तो कुछ कहेंगे ना। तो चिराग भैया ने पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। ड्रोन गायब होने को लेकर उन्होंने कहा कि इसीलिए तो प्रदेश बदनाम होता है। कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज को आपने खरीदा उसका ही संरक्षण नहीं कर पाई। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। अब एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये भी भला कोई खबर है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल है। लेकिन ये हम नहीं बनाए हैं, ये तो सरकार और विपक्ष ने मिलकर बनाई है। ठीक वैसे ही जैसे लल्लन सिंह ने मीट चावल बनाया था, मसाला भी उतना ही गरम मसाला भी भरपूर, नमक थोड़ा कम, जिसे जेडीयू ने स्वादानुसार डालकर ठीक कर दिया। पूरी बात बता देते हैं आपको। तो बात दरअसल ये है कि मुंगेर में लल्लन सिंह ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन किया था, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस पर कहा कि किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया, ये जांच का विषय है। तो ये तो हुई बस मीट और चावल वाली बात। अब बनाने के लिए मसाला भी तो चाहिए था। तो मसाला लेकर आए हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने ये कहा कि विजय सिन्हा माथे पर चंदन का टीका करते हैं और खाने के वक्त खुद 3 किलो मीट खा जाते हैं। आप इन दोनों को सुन लीजिए पहले, फिर आपको नमक के साथ खबर भी दिखाएंगे। अब बताइए, इस तरह का बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देना चाहिए? अगर थोड़ा सा भी सूझबूझ किसी नेता के पास है, इस बात को समझना चाहिए। टीक लंबा लंबा रखते हैं और चंदन पूरा घसते हैं और पहले 3 किलो मांस खाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
और उनके नेता का ये सब चरित्र है, हम लोग इस सब का चरित्र नहीं है। देखिए मामला बहुत गंभीर है। मुंगेर से हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए हैं। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया, ये जांच का विषय है। मजा नहीं आया ना? कैसे आएगा मजा बिना नमक के? चलिए नमक भी डाल देते हैं। तो खबर ये है कि जेडीयू ने मीट चावल के साथ कथित तौर पर शराब परोसे जाने वाले बयान को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भेजा नोटिस में कहा है कि सम्राट अपने बयान को लेकर प्रमाण सार्वजनिक करें और नोटिस का जवाब 15 दिनों के अंदर दे, अन्यथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सम्राट को ये नोटिस मुंगेर जेडीयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने अधिवक्ता राजकिशोर के माध्यम से भेजा है। आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो नमक ही है, मेरा मतलब जेडीयू का नोटिस ही है। अब जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए। इनका नाम है चंदन शर्मा, ट्विटर यूजर है और इन्होंने तो बड़ा ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया है पप्पू यादव जी के याद में, और साथ में इन्होंने लिखा है बिहार में भय और आतंक का दूसरा नाम है पप्पू यादव। इसी के साथ इन्होंने पप्पू यादव का पूरा ब्यौरा ही लिख दिया है और साथ में 2 फोटो भी ट्वीट किए हैं। अब एक ठो और बयान सुनिए पप्पू यादव का। यार एक लफुआ, एक लड़क भुरभुरी, एक लुच्चा टाइप का आदमी, नेताओं के द्वारा परोसने वाला एक व्यक्ति, हुरहुर करना। यदि वो सही में संत होते ना तो इस तरह ये बचकाना नहीं करते और इस तरह हनुमान अपने को नहीं कहते। इस तरह वो चमत्कार की बात, इसके पहले आसाराम नहीं चमत्कार करता था, सब अटल बिहारी वाजपेयी से सब लोग मंच पे नहीं थे। ये राम रहीम के लिए नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, नागपाल में सब बाबा नहीं जाता था। सर संत तो भगवान परशुराम और लोरिक सलहेश कबीर होंगे ना। लगता है बाबा बागेश्वर से इनकी खतरनाक दुश्मनी है। आपको क्या लगता है? चलिए अब एक ऐसे फैन से मिल लीजिए जिन्होंने तेज प्रताप और पप्पू यादव को ऐसा बोलकर चेता दिया। पप्पू यादव और तेज प्रताप, हम जो धरती से आते हैं, मेरा नाम का है हनी सिंह। अच्छा। एक बगली में है, दूसर का में न है। अच्छा। हिया तक तो कुछ नहीं हुआ। नौबतपुर पूरा हटा दीजिए तो नौबत। अगर बढ़िया सिस्टम से जाइएगा तो स्वागत है तहे दिल से। अच्छा। आज जहाँ उड़ी है ना उन्हें करने जाइएगा तो नौबत है। नौबत खराब होगा तो हम उन पर चेता नहीं रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। आनंद सिंह के भतीजा हमारा मौसा लगते हैं, पता है? कोची आनंद सिंह का आनंद सिंह आए तो आनंद सिंह हइये है, हमारा हइये है। तो मतलब अब उस सब के एगो यादव जी बड़का नेता रहता था, कहते हमारे रीतलाल जी मौसा है तो फलना मौसा है, तो हमरो तो मौसा मौसी है। ऐसा बात कर। अब बारी है आपकी हमें कमेंट करके बताने में कि आपको हमारा आज का भोजपुरी अंदाज कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम आपको उसी अंदाज में खबर दिखा सके जो आपको ज्यादा पसंद आए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमको दीजिए इजाजत। आपको जो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे उस स्पेशल रिपोर्ट को जरूर देखें। देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।